नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप निरंतरता बनाए रखे होंगे अपनी स्टडी क्षेत्र में, और ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो निसंदेह आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास के संबंध में जो भी प्रश्न आएंगे, आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाने में पूर्णतया समर्थ होंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। अनुरोध ये भी है कि आप इस आत्मविश्वास को दृढ़ता प्रदान करें ताकि मुझ में और उत्साह आए पढ़ाने में। और मैं जितना पढ़ा रहा हूं मित्रों, विनम्र निवेदन है कि इससे अधिक मत पढ़िएगा। जैसे अधिक खाना खाने से अपच हो जाता है, उसी प्रकार अधिक पढ़ने से मैंने फिर महत्वपूर्ण ये है हमें जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। ये तो सब जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, ये सिलेबस में है, बट ये नहीं जानते कि क्या नहीं पढ़ना। हम उसको भी पढ़ लेते हैं तो ये सब समय की बर्बादी होगी, तो इससे बचे। आज जो हमारा टॉपिक है ये मौर्योत्तर काल का है। मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यान पीरियड। ठीक है, मौर्य काल जब होता है मित्रों, सीधे मैं चलता हूं और कुछ बात नहीं करूंगा। मौर्य काल में जब सम्राट अशोक की मृत्यु होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ सम्राट अशोका, क्या होता है कि जो परवर्ती मौर्य आते हैं, परवर्ती मौर्य शासक मतलब अ लेटर मौर्याज, मतलब अशोक के बाद जो भी शासक हुए, जो भी रूलर हुए मौर्य डायनेस्टी के, मौर्य वंश के, उनमें उतनी योग्यता नहीं थी, उतनी क्षमता नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी राज्य के संचालन हेतु। उनमें कूटनीति का अभाव था। उनकी जो पॉलिसीज थी, जो नीतियां थी, वो शासन के और जनता के विरुद्ध होती गई। और जैसे मैं आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय कि जब पहली बार विदेशी आक्रमण होते हैं, जो फॉरेन अटैकर्स थे, वो क्यों अटैक किए? क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट में, क्योंकि मित्रों जो होता है नॉर्थ वेस्ट में जो छोटे छोटे राज्य थे, ये आपस में भिड़ा करते थे, संघर्षरत थे, उनमें स्ट्रगल होता था, उनमें वैमनस्य की भावना थी और आपस में हीनता दिखाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे ईरान का हखामनी वंश का आक्रमण हुआ था, हखामनी डायनेस्टी का जो अटैक हुआ था, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण। चलिए हखामनी वंश का तो ठीक है, वो स्वतः आ गए, है ना, लेकिन सिकंदर तो ठीक है, ईरानियों से प्रेरणा ली आक्रमण के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ कि जैसे तक्षशिला के राजा अंबी, इन जैसे राजाओं ने उसे आमंत्रित किया कि आइए महाराज हमारे राज्य पर अटैक करिए। कारण क्या था कि वो खुद को उच्च स्थान देना चाहते थे, सामने वाले राज्य को हीनता दिखाना चाहते थे, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि स्वयं सबसे पहले सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने वाला कोई राजा था, वो स्वयं तक्षशिला का राजा अंबी था। तो ये पहली बार आक्रमण हुए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य जी आए, उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट में जो छोटे छोटे राज्य थे, किंगडम थे, उनको एक राजनैतिक सूत्र में बांधने का भरसक प्रयत्न किया और सफल भी हुए। राजनैतिक स्थिरता प्रदान की, क्योंकि वहां पर राजनैतिक अस्थिरता थी, राजनैतिक विखंडता की स्थिति थी। उन्हें पॉलिटिकल व्यू से एक सूत्र में बांधा, एकबद्ध कर दिया, उनको एकता बना दी। किंतु अशोक के बाद जो भी शासक होते हैं, उनमें ना तो इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन कर पाए। तो क्या हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ सम्राट अशोका, क्या होने लगा कि जो मौर्य वंश था, मौर्य डायनेस्टी था, मौर्य एम्पायर था, मौर्य साम्राज्य था, वो निरंतर विखंडित होने लगा, निरंतर पतन की ओर जाने लगा। फॉल ऑफ द मौर्याज डायनेस्टी, अर्थात स्टेटली डिसइंटीग्रेटेड का अर्थ होता है विखंडता। मतलब अब जो मौर्य साम्राज्य था वो विखंडित होने लगा। जो एक सूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधा था, अब वो टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा। जैसे उनके समय क्या होने लगा, लेटर मौर्याज जो परवर्ती मौर्य थे, उनके समय प्रांत से बाहर स्वतंत्र राज्यों का उदय होने लगा। मतलब स्वतः जो किंगडम थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट किंगडम्स अराइज ऑफ
ऑफ द प्रोविंस, ठीक है। तो या ऐसा कह सकते हैं अराइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज मौर्यास प्रोविंस, है ना। तो मौर्य प्रांत में जो भी मौर्य साम्राज्य का प्रांत रहा जितना जहां तक, वहां पर छोटे छोटे क्या हुए, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट किंगडम उत्पन्न हो गए, नई नई शक्तियां उत्पन्न होने लगी। और एक तरफ पश्चिमोत्तर भारत में सब अच्छी चीज और जान लीजिए, जितने भी विदेशी अटैक होते हैं सब उसी रास्ते होते हैं, क्योंकि ईरानियों ने जब पहली बार आक्रमण किया तो उनने मार्ग दे दिया कि हाँ यही रास्ता है, आने वाले भविष्य में तुम भी यहीं से जाना, यहीं से भारत में अटैक करना, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमण भी होने लगे दोबारा पुनः, जैसे आक्रमण हुआ, शक आक्रमण हुआ, कुषाण आक्रमण हुआ, पहलव आक्रमण हुआ, ये सब आक्रमण होने लगे। तो यह बोल सकते हैं फॉरेन अटैक वी आर ऑकरिंग नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी आक्रमण भी होने लगे। कलिंग ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कलिंगा डिक्लेयर्स इट्स इंडिपेंडेंस, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ऐसे भी अनेक किंगडम थे, अनेक प्रांत थे जो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगे। तो एक प्रकार से क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य भी खंडित होने लगा, है ना, डिसइंटीग्रेटेड होने लगा, ठीक है। ये बात हो गई। आज जो मेरा मूल टॉपिक है वो मौर्योत्तर काल में पढ़ना है मित्रों। मौर्योत्तर काल में दो भाग हैं जिनको पढ़ना है। एक तरफ विदेशी शासक हैं जो फॉरेन रूलर है, अर्थात जो ठीक है। दूसरी तरफ भारतीय शासक पढ़ने हैं, इंडियाज रूलर पढ़ने हैं, जो ये संभवतः ये ब्राह्मण वंश ही थे, ये जितने भी ब्राह्मण वंश थे। तो ये मैंने दोनों एक साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों का जो समय सीमा है वो लगभग एक ही है। जैसे इंडो ग्रीक का जब शासन होता है तो शुंग वंश का शासन होता है। बात ये, इनके क्रम याद रखिएगा। पहला विदेशी वंश कौन था भारत में स्थापित होने वाला, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, ठीक है। दूसरा शक या सीथियन वंश था, डायनेस्टी थी। तीसरा पहलव या पार्थियन डायनेस्टी वंश। चौथा कुषाण वंश। इनके क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैंने जो बनाया था, हिंदी मीडियम का छात्र हूं, हिंदी मीडियम से ही ट्रिक बनाया स्वयं, वो था इकलवर। इस इंडो ग्रीक का से शक और लव से पहलव तथा कणा से कुषाण वंश मैंने अपने लिए बनाई थी। यदि आपके लिए कारगर हो तो आप भी रट लीजिए। दूसरी चीज, इनके भी क्रम याद रखिए। पहला शुंग डायनेस्टी, कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। ये तीन मेन है। वाकाटक मैंने इसलिए यहाँ पे दक्षिण में था, वाकाटक इसलिए लिख दिया क्योंकि एक ब्राह्मण वंश भी था, ब्राह्मण डायनेस्टी थी। तो इनकी ट्रिक क्या है, सुख सात वाक, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश तथा वाक से वाकाटक वंश। खत्म। इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब मित्रों विदेशी वंश के अंतर्गत, इनको बाद में अध्ययन करेंगे, पहले इनको करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला विदेशी वंश के अंतर्गत इंडो ग्रीक डायनेस्टी, ठीक है। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक वंश, ठीक है। इनके अन्य नाम भी जान लीजिए, हिंद यवन भी कहते हैं तथा बैक्टीरियाई यूनानी भी कहते हैं, ठीक है। आपसे आज मैं एक प्रश्न करता हूं, बैक्टीरिया कहाँ है या बैक्टीरिया कहाँ था या है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी करके। समझ लीजिए, एक प्रश्न है आपके लिए, ठीक है मित्रों। जो ये इंडो ग्रीक डायनेस्टी है, इंडो ग्रीक वंश है, ये सर्वप्रथम स्थापित कहाँ हुआ, ये यूनान में हुआ था। कहाँ, यूनान में, अर्थात ग्रीक में, ठीक है। शायद बात की बात है, लेकिन आप ग्रीक को यूनानी कहें। तो यूनान में जो इस वंश का नींव डालते हैं, संस्थापक होते हैं, फाउंडर होते हैं, वो सेल्यूकस थे, जिनका नाम निकेटर भी था, ठीक है। सेल्यूकस कौन था, सिकंदर का सेनापति था, कमांडर ऑफ सिकंदर, ठीक है मित्रों। बात हो गई है, ठीक है। सेल्यूकस ने नींव डाल दी, सेल्यूकस चले गए, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ सेल्यूकस जो राजा बनते हैं अब यवन में ही, एंटियोकस प्रथम बनते हैं। एंटियोकस प्रथम। एक चीज और बोल दूं मित्रों, मेरा प्रयास ये है कि जो कठिन से कठिन शब्द हैं हिंदी के, उनको मैं अंग्रेजी में लिखूं, ताकि हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले मित्रों को भी पूर्णतया समझ में आए, ऐसा मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। और यदि कुछ त्रुटियां आपके सम्मुख परिलक्षित हों, दिखें, तो आप
उसे सुधारने का, स्वतः ही सुधारने का प्रयत्न करें। ठीक है, मेरी कोशिश है। एक चीज और है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया प्रत्येक वाक्य पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। किसका कथन है? महावीर स्वामी या महात्मा बुद्ध का? किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोला गया, कहा गया कथन, प्रत्येक कथन पूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं, तो समझ लीजिए, तो उनमें सुधार कर लीजिएगा आप। यदि आपको लगे कि हाँ ये एरर है तो उसमें सुधार करिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे गलत था। तो एंटियोकस प्रथम जब आते हैं मित्रों, कुछ हद तक इन्होंने इंडो ग्रीक डायनेस्टी को, इंडो ग्रीक वंश को, हिंद यवन वंश को संभाले रखा। लेकिन इनके अंतिम अवस्था में क्या होने लगा कि इनके शासनकाल में यवन में ही छोटे छोटे प्रांतों का उदय हो गया, छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांतों का उदय हो गया, इंडिपेंडेंस प्रोविंस का जन्म होने लगा। हुए बहुत सारे, हमें नहीं लेना देना कि कौन कौन से हुए, कौन कौन से नहीं हुए। हमें एक से मतलब है जो कि बैक्ट्रिया में होता है। इस वंश का एक प्रांत स्वतंत्र होता है बैक्ट्रिया में, जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे प्रमुख है बैक्ट्रिया में मित्रों, ये बैक्ट्रिया ग्रीक वंश या कहीं हिंद यवन वंश की स्थापना किसने की? कहाँ? बैक्ट्रिया में। वो था डियोडोटस बोले या डियोडोट्स बोले, एज योर विश, लेकिन मैं इसे डियोडोट्स बोलूंगा, बोलता हूं मित्रों। डियोडोट्स जो था, याद रखिएगा, बैक्ट्रिया में इस वंश की नींव डालता है, जबकि यवन में जो इसके मूल संस्थापक हैं, वास्तविक रियल फाउंडर हैं, वो सेल्यूकस थे। क्लियर है मित्रों? अब बात करूंगा बैक्ट्रिया क्षेत्र में कौन कौन से राजा होते हैं इस वंश में। अब मैं इसको भूल जाइए, यूनान वाले इस डायनेस्टी को। अब बात करेंगे बैक्ट्रिया की। बैक्ट्रिया में सबसे पहले राजा हुआ डियोडोटस, जो कि फाउंडर संस्थापक था। उसके बाद डियोडोटस था, इनकी मैंने इंग्लिश नहीं लिखी, आप लिख लेंगे, नाम ही अंग्रेजी में है इनके। ठीक है, डियोडोटस प्रथम था, इसके बाद यूथिडेमस था, फिर ड्रेमेट्रियस था, फिर मिनांडर था, मिनांडर पढ़ना है, यूक्रेटाइड्स था और एंटिओलकिड्स था। एंटिओलकिड्स को कभी कभी एंटिओलकिड्स भी कहते हैं। फिर लास्ट में हर्मिक्स था। ठीक है, हमको बात करनी है इन दोनों की, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, इन तीनों को भूल जाइए, इन चारों को पढ़ना है मित्रों। डेमेट्रियस, इनको क्यों पढ़ना देखिएगा। जो डेमेट्रियस है मित्रों, डेमेट्रियस बैक्ट्रिया में हिंद यवन वंश का राजा। तो जब डेमेट्रियस यहाँ का राजा होता है तो उसने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया इस वंश की ओर से, अर्थात हिंद यवन डायनेस्टी की ओर से जो पहला फर्स्ट अटैक किया इंडिया पर, भारत पर, वो कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। कब किया? 183 ईसा पूर्व में। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा एक और राजा आया, डेमेट्रियस हुआ, डेमेट्रियस के बाद मिनांडर, फिर मिनांडर के बाद यूक्रेटाइड्स। यूक्रेटाइड्स जो होता है मित्रों, ये भी आक्रमण करता है, याद रखिए, ये सभी करते हैं एक प्रकार से। लेकिन मैं इन दोनों का नाम ले रहा हूं, इनको नहीं ले रहा, कारण बताता हूं। तो यूक्रेटाइड्स किया, तो जब इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया, पहली बार याद रखिएगा इसने किया है, नाम पूछे आपसे कि पहली बार किसने किया, वो ये था। तो जब इन दोनों ने आक्रमण किया तो इन दोनों के नाम पर इनके वंश भी हो गए, अर्थात डेमेट्रियस जो आक्रमण करता है तो डेमेट्रियस वंश कहला गया, डायनेस्टी कहला गई। जब यूक्रेटाइड्स करता है तो यूक्रेटाइड वंश कहला गया। क्लियर है? इस वंश का राजा होता है मिनांडर, जबकि यूक्रेटाइड वंश का राजा होता है एंटिओलकिड्स। इस वंश का राजा मिनांडर सबसे प्रतापी था, सबसे पावरफुल था, जबकि यूक्रेटाइड्स का एंटिओलकिड्स सबसे प्रतापी था। ये कोई वंश नहीं है, ये राजा ही थे, राजा के नाम पर ही वंश पड़ गया। जैसे मैं कहीं पर अटैक करूं, आदित्य शुक्ला अटैक कर दिया कहीं पे, तो और एक तरफ कोई और व्यक्ति, मान लीजिए सुरेश ने अटैक कर दिया, तो जब मैं कहीं पे अटैक किया तो आदित्य डायनेस्टी कहला गई, मैं भी तो राजा था। सुरेश कहीं पे किया, इंडिया क्या कहला गया? सुरेश डायनेस्टी। तो हमारे जो आगे राजा होंगे वो हमारे डायनेस्टी के होंगे, जबकि सुरेश के जो आगे राजा होंगे वो सुरेश के वंश के होंगे। उसी प्रकार डेमेट्रियस वंश के राजा मिनांडर सबसे पावरफुल था, जबकि यूक्रेटाइड्स का एंटिओलकिड्स। प्रथम आक्रमण कर दिया भैया। राजधानी कैपिटल किसे बनाई? साकल को बनाई। राजधानी कैपिटल किसे बनाई? साकल को। अच्छा,
इसने क्या किया, डेमेट्रियस ने, इसने यूनानी और खरोष्टी लिपि के सिक्के चलवाए। क्या चलवाए? यूनानी एवं खरोष्टी स्टाइल के इसने कॉइन इशू किए, जारी करवाए, एवं पंजाब सिंध पर अधिकार कर लिया। पंजाब सिंध पर इसका कब्जा हो गया। कहां? किसका? डेमेट्रियस का। पंजाब सिंध पर क्यों हुई हुआ, दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितने भी विदेशी शासक आते हैं वो पश्चिमोत्तर भारत से ही, नॉर्थ वेस्ट से ही आते हैं, और कहते हैं ना कि जो मिला वही मिला, है ना, जितना मिला उतने में खुश हो गए, उतने में शासन करने लगे। ठीक है। दूसरी तरफ मित्रों, यूक्रेटाइड जब आक्रमण करता भारत पर, तो उसने अपनी राजधानी दूसरी जगह बनाई, तक्षशिला। कहां बनाई? तक्षशिला पे बनाई। और इस वंश का सबसे प्रतापी पावरफुल राजा कौन था? वो एंटिओलकिड्स था। कौन? एंटिओलकिड्स था। ठीक है, इतना ही याद करिए। ठीक है, अब वापिस आइए इधर। इस वंश का सबसे प्रतापी मिनांडर, इधर का एंटिओलकिड्स। मिनांडर के बारे में थोड़ा बात कर लें। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में मित्रों, बौद्ध साहित्यों में जो बौद्ध लिटरेचर है उनमें मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? मिलिंद। एवं एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध लिटरेचर है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, ये इसी पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक में, मिलिंद पन्हो में क्या हुआ है कि नागसेन, ये बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। कौन? नागसेन। तो नागसेन, कभी कभी नागार्जुन भी मिल जाता है इनका नाम, बड़ी भ्रांतियां हैं। तो मिलिंद पन्हो में नागसेन, बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं मिनांडर के मध्य वार्तालाप का है, वार्तालाप का वर्णन किया गया है, या कहें वाद विवाद का, डिबेट का। अर्थात मिनांडर नागसेन से, बौद्ध भिक्षु नागसेन से वाद विवाद करता है, डिबेट करता है। किस पुस्तक में ऐसा बताया गया है, एक्सप्लेन है? वो मिलिंद पन्हो में है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछे, मिनांडर को बौद्ध लिटरेचर में, बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? मिलिंद। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध लिटरेचर मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन राजा से संबंधित है? मिनांडर। ठीक है मित्रों, मिनांडर के जो सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, कहां से मिले हैं? भड़ाओच एवं रेन अभिलेख से। भड़ाओच, भड़ाओच कहां है? गुजरात। भड़ाओच एक भृगुकच्छ जिसका नाम था, यह प्राचीन काल का बहुत बड़ा बंदरगाह था। ठीक है, तो भड़ाओच एवं रे अभिलेख, रे इंस्क्रिप्शंस कहां है? कौशाम्बी में है। तो रे अभिलेख और भड़ाओच से इसके सिक्के, कॉइन्स प्राप्त होते हैं। मित्रों, मिनांडर के पुत्र का नाम स्ट्रेटो द्वितीय था। इसको भी पढ़ लीजिए, इसने एक अच्छा काम किया था। अच्छा कहें या बुरा कहें, किया तो था। तो मिनांडर का एक पुत्र था स्ट्रेटो द्वितीय, सेकंड। इसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ये एक काम किया था इसने, शीशे के सिक्के इसने जारी किए थे। लेड कॉइन्स वेयर इशू। ठीक है, लेड कॉइन इसने जारी किए, शीशे के सिक्के इसने जारी किए। थोड़ा सा फिर से इधर आ जाते हैं, इसको ये भी बुरा मान जाएंगे, बोल देंगे भैया इस को पढ़ा रहे हैं, हमको पढ़ा ही नहीं रहे। ठीक है मित्रों, एंटिओलकिड्स का जो राजदूत था वो कौन था? हेलियोडोरस था। हेलियोडोरस था। ठीक है, एम्बेसडर कह दीजिए। हेलियोडोरस की खास बात ये, यहां से प्रश्न इससे कई दफा हर एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका है हेलियोडोरस की। कारण ये है कि जब शुंग वंश का शासन होता है, मैंने बताया ना कि इंडो ग्रीक के समकक्ष कौन है? शुंग वंश। तो शुंग वंश का शासन होता है जब, शुंग डायनेस्टी का, तो उसका एक राजा होता है भागभद्र। कौन? भागभद्र। भागभद्र का विदिशा दरबार, जब विदिशा पर भागभद्र का शासन होता है, विदिशा प्राचीन नाम, बेसनगर तो नहीं है? बताइए, बता दिया करिए कभी कभी कमेंट बॉक्स पर। और हाँ, लाइक, फिर से कहता हूं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। विनती है, ये कर दिया करें। ये एक बुनियादी चरण होते हैं, बुनियादी स्टेप होते हैं। ठीक है, जिससे किसी ना हमें प्रोत्साहन मिलता है। आपके कमेंट आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अन्य जो गतिविधियां हैं यदि आप साथ में वो भी करेंगे तो सोचिए कितना प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, और वो प्रोत्साहन मुझे कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा आपको और भी अधिक चीजें बताने में। खैर, आप समझदार हैं।
ठीक है। भाग्यभद्र का विदिशा दरबार जो होता है मित्रों, ठीक है, जो शुंग रूलर होता है, शुंग किंग भाग्यभद्र, इसका विदिशा कोर्ट होता है ना, विदिशा कोर्ट ऑफ भाग्यभद्र, विदिशा दरबार। इस दरबार में आता है एंटियोकस का दूत हेलियोडोरस। ठीक है, आपसे पूछे हेलियोडोरस किसका दूत था, राजदूत था, एंटियोकस का। एंटियोकस कौन था, हिंद यवन शासक था, इंडो ग्रीक राजा था, इंडो ग्रीक रूलर था। ठीक है, इसकी राजधानी कहां थी, तक्षशिला। किस वंश का था इंडो ग्रीक के अंतर्गत, यूक्रेटाइड डायनेस्टी का। क्लियर है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। हेलियोडोरस जब भागवत के विदिशा दरबार में आता है तो विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा में इसने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, गरुड़ पिलर इसने स्थापित करवाया, एवं इस पे भागवत नाम उल्लेखित करवाया, है ना। इसमें लिखवाया क्या, भागवत नाम, और स्वयं भागवत धर्म, भागवत रिलीजन ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। भागवत धर्म के अन्य नाम पांचरात्र धर्म, वैष्णव धर्म, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो ये बात हो गई भैया विदेशी वंश इंडो ग्रीक, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा मत पढ़िएगा, है ना, फिर नुकसानदेह हो जाएगा अधिक पढ़ेंगे तो ये आज हो गया हमारा इंडो ग्रीक वंश। अब अगला होगा कोई नया वंश जो कि है शक या सीथियन वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।